हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जी मैं भारत के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल के पतन के बाद भारत में महाजनपदों का दौर प्रारंभ होता है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में जब उत्तर वैदिक काल का पतन हुआ तो उत्तर वैदिक काल के पतन के साथ ही भारत में महाजनपदों का उदय प्रारंभ हुआ। हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो ऋग्वैदिक काल के नगर थे वो जो उत्तर वैदिक काल के नगर थे वो धीरे धीरे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते वो नगर महानगरों के रूप में तब्दील हो गए। और आप ये भी जानते हैं कि महाजनपदों के उदय को द्वितीय नगरीय क्रांति के रूप में जाना जाता है। अगर क्रांति की अवधारणा की बात करें तो क्रांति की अवधारणा सबसे पहले गार्डन चाइल्ड महोदय के द्वारा दिया गया है। गार्डन चाइल्ड महोदय ने अपनी पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में इस बात का जिक्र किया है। नगरीय क्रांति का उन्होंने अपने पुस्तक अर्बन रिवॉल्यूशन में जिक्र किया है। तो अगर हम महाजनपदों की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से पता चलता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक उत्तर भारत में, या यूँ कह सकते हैं कि गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को देख लिया जाए तो लगभग कुल 16 महाजनपद थे। कुल 16 महाजनपद थे। और हालांकि चूँकि ये वही दौर है जब लोहे की खोज हो चुकी थी और लोहे की खोज ने मानव इतिहास में एक क्रांतिकारी युग का सूत्रपात किया और जिसने बड़े बड़े महानगरों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो आइए एक एक महाजनपदों के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करते हैं। हालांकि कुल 16 महाजनपद थे और इनमें 2 तरह के महाजनपद थे। ज़्यादातर ऐसे महाजनपद थे जहाँ पे राजतंत्रात्मक शासन था, जबकि कुछ ऐसे महाजनपद थे जैसे वज्जी और मल्ल की बात करें तो यहाँ पे गणतंत्रात्मक शासन था और कुल गणराज्यों की संख्या जो थी वह 10 थी। कुल गणराज्यों की संख्या 10 थी, जिसमें वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था और मल्ल 2 गणराज्यों का संघ था। और दुनिया का सबसे प्राचीनतम गणराज्य की उपमा लिच्छवी गणराज्य को प्रदान है। लिच्छवी गणराज्य को दुनिया का प्राचीनतम गणराज्य कहा जाता है। और इसके अलावा लोक प्रशासन पर आधारित पहली जो प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है वह कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र को मानी जाती है, जिसकी खोज 1905 ईस्वी में हुई थी। तो आइए अब हम महाजनपदों के बारे में एक एक महाजनपद के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाजनपद अंग की। अगर अंग महाजनपद की बात करें तो अंग महाजनपद यह भारत का सबसे पूर्वी महाजनपद था। पूर्वी महाजनपद था और भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है वह अंग महाजनपद के अंतर्गत आता था। और लंबे समय से अंग और मगध में सत्ता को लेकर के संघर्ष चल रहा था। हालांकि लंबे समय तक अंग का मगध पर अधिकार था, किंतु जब मगध का शासक बिंबिसार हुआ तो उसने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके और अंग को मगध में विलय कर लिया। हालांकि अगर आप महाभारत कालीन देखेंगे तो महाभारत काल के समय अंग का जो शासक था वह अंगराज कर्ण था। महाभारत कालीन अंग का शासक अंगराज कर्ण था। अब अगर हम बात करें मगध की, मगध और अंग की राजधानी जो थी वह चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी, जिसे मालिनी भी कहा जाता है। अब मगध की बात करें तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगृह अथवा गिरिब्रज थी। राजगृह अथवा गिरिब्रज जो एक प्रमुख वाणिज्यिक और व्यापारिक नगर था। और मगध अगर 16 महाजनपदों में देखें तो आगे चल कर के मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में अपने आप को स्थापित करता है, जिसने एक एक करके सभी महाजनपदों को अपने अधिकार क्षेत्र में विजित कर लेता, शामिल कर लेता है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो आज का जो गया और पटना क्षेत्र है, गया और पटना क्षेत्र है, यह मगध महाजनपद के अंतर्गत आता था। और मगध का उत्कर्ष बिंबिसार के समय से ही प्रारंभ हुआ, जिसने अंग को विजित किया और धीरे धीरे इसने अपना राजनीतिक विस्तार करना प्रारंभ किया। हालांकि बाद में
मगध की राजधानी जब आगे चल कर के अजातशत्रु का पुत्र उदयन शासक हुआ तो उसने पाटलिपुत्र नामक एक नया शहर की स्थापना की, जो आगे चल कर के कालांतर में मगध की राजधानी बनी और यह लगभग 1000 वर्षों तक मगध की राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का वर्चस्व बना रहा, जो गंगा और सोन नदियों के तट पर बसा हुआ था और व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था पाटलिपुत्र। इसके बाद अब हम बात करेंगे, अंग हो गया, मगध हो गया, काशी। काशी की बात करें तो यह इसकी राजधानी वाराणसी थी और लंबे समय से काशी और कौशल में सत्ता को लेकर के संघर्ष चल रहा था। काशी महाजनपद वरुणा नदियों से लेकर के अरनी नदियों तक यह फैला हुआ था। हालांकि कुछ समय तक काशी का कौशल पे अधिकार था, लेकिन बाद में जब कौशल का शासक कंस हुआ तो उसने काशी के शासक को पराजित करके काशी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और काशी का अपना एक इतिहास है, आप महाभारत काल से देखेंगे तो काशी नरेश का उल्लेख मिलता है और काशी और कुरुओं के मध्य एक तरीके का राजनयिक संबंध भी था और काशी की राजकुमारी अक्सर जो है कुरुओं के साथ इनका वैवाहिक संबंध होता था, तो इसका एक लंबा इतिहास रहा है। कौशल की बात करेंगे तो कौशल महाजनपद जिसकी 2 राजधानियां थी, कौशल महाजनपद, और इसके उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल की राजधानी जो थी वो कुशावती थी। आज फैजाबाद जो मंडल है वही उस समय कौशल महाजनपद हुआ करता था। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो जब बाद में कंस का उत्तराधिकारी महाकौशल हुआ और महाकौशल का उत्तराधिकारी प्रसेनजीत हुआ और यह कौशल का सबसे प्रतापी शासक था प्रसेनजीत की बात करेंगे तो प्रसेनजीत आगे चल कर के देखेंगे इसने अपनी बहन महाकौशला अथवा कौशल देवी का विवाह इसने मगध के शासक बिंबिसार के साथ किया था। हालांकि आगे चल कर के और काशी को इसने दहेज में प्रदान किया था, दहेज में मगध के शासक को प्राप्त किया था। मगध का शासक बिंबिसार था। बिंबिसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उत्तराधिकारी हुआ अजातशत्रु और अजातशत्रु के साथ प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वज्रा का विवाह किया। इस तरीके से कौशल और मगध के मध्य भी एक तरीके का वैवाहिक संबंध रहा और यहीं से मगध का राजनीतिक विस्तार प्रारंभ होता है। हालांकि प्रसेनजीत की मृत्यु के साथ ही आगे चल कर के अजातशत्रु ने कौशल को मगध में मिला लिया था और कौशल महाजनपद जो बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र भी था, क्योंकि प्रसेनजीत पूरे परिवार समेत उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा काशी हो गया, कौशल हो गया, इसके अलावा अवंती की अगर आप बात करेंगे, अवंती महाजनपद जो मालवा में स्थित था और अवंती महाजनपद की भी 2 राजधानियाँ थी। एक उत्तरी अवंती की राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। यहाँ पर अगर आप बात करेंगे अवंती महाजनपद की, तो अवंती महाजनपद जो था बुद्धकालीन यहाँ का शासक चंडप्रद्योत था। हालांकि बाद में इसने भी बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया था। चंडप्रद्योत जो था यह एक बार पीलिया अथवा पांडु रोग से पीड़ित था, तो इसका उपचार बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक से कराया था, जिससे यह ठीक हो गया था। तो इस तरीके से मगध और अवंती में भी एक तरीके का मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित हो गया था। इसके अलावा अवंती और वत्स के साथ भी लंबे समय से सत्ता को लेकर के संघर्ष चल रहा था एक तरीके का। और वत्स की अगर आप बात करेंगे तो वत्स जो आज इलाहाबाद और कौशाम्बी के आसपास का जो क्षेत्र है, वहीं पर प्राचीन काल में जो है वह वत्स महाजनपद हुआ करता था और जिसकी राजधानी जो थी वह कौशाम्बी थी। महाभारत कालीन यहाँ पर पौरव राजवंश का शासन था और यहाँ का शासक जो था वह उदयन था। और वह
प्रद्योत की पुत्री वासदत्ता से प्रेम करता था, लेकिन चूँकि दोनों एक दूसरे के प्रबल प्रतिद्वंदी और शत्रु थे, लेकिन बाद में उसने अपहरण कर लिया। हालांकि बाद में इस बात को जो है, इस विवाह को मान्यता प्रद्योत के भी द्वारा प्रदान किया गया। इस बात का उल्लेख भास की पुस्तक स्वप्नवास दत्ता में उल्लेख किया गया है। हालांकि उदयन का विवाह अजातशत्रु की पुत्री पद्मावती के साथ भी हुआ था। इस बात का भी उल्लेख स्वयं महाकवि भास के द्वारा ही इस बात का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अवंती हो गया, एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था, जिसका नाम था अस्मक महाजनपद था। और अस्मक महाजनपद जो गोदावरी घाटी में स्थित था, और ये मात्र ऐसा अकेला महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। और यह भारत का सबसे दक्षिणतम महाजनपद भी था, जिसकी राजधानी शक्तिमती अथवा सुक्तिमती थी, जिसकी राजधानी पोटन अथवा पोटिल थी। शक्तिमती अथवा सुक्तिमती नहीं, जिसकी राजधानी पोटन अथवा पोटल थी। इसके बाद बात करेंगे मत्स्य महाजनपद की। मत्स्य महाजनपद जो आज अगर आप देखेंगे तो भरतपुर, अलवर और जयपुर का जो क्षेत्र है, ये प्राचीन काल में मत्स्य महाजनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और राजा विराट नरेश के द्वारा ही इस नगर को स्थापित किया गया था, तो उन्हीं के नाम पर इस राजधानी का नाम विराटनगर रखा था। और महाभारत काल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पांडवों ने अपना 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों ने अपना यहीं पर व्यतीत किया था, विराटनगर में, या यूँ कह सकते हैं कि मत्स्य महाजनपद में। और मत्स्य महाजनपद भारत का सबसे पश्चिमी महाजनपद है। मत्स्य महाजनपद है। इसके अलावा चेदी महाजनपद, अगला महाजनपद कौन था? चेदी महाजनपद यह यमुना के तट पर बुंदेलखंड में स्थित था। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी शुक्तिमती अथवा शक्तिमती थी। और महाभारत कालीन यहाँ का शासक शिशुपाल था, जिसकी हत्या श्री कृष्ण के द्वारा की गई थी। और शिशुपाल श्री कृष्ण की बुआ का लड़का था, और श्री कृष्ण के द्वारा ही इसकी हत्या की गई थी, चेदी के शासक शिशुपाल की। इसके अलावा अगला महाजनपद जो है वह वज्जी है। वज्जी महाजनपद की बात करें तो वज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली थी और वज्जी 8 गणराज्यों का संघ था। जिसमें प्रमुख जो था वह लिच्छवी था। प्रमुख गणराज कौन था? लिच्छवी था। आपको याद होगा कि लिच्छवी का शासक चेटक था। चेटक की पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ था। और चेटक की बहन त्रिशला थी, जो महावीर स्वामी की माता थी। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी। इसके अलावा मल्ल की बात करें, मल्ल महाजनपद जिसकी 2 राजधानियाँ थी, पावापुरी और कुशीनारा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह भी दो जो है गणराज्यों का संघ था इसके अंतर्गत, पावापुरी के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अगला जो महाजनपद है वह है पंचाल महाजनपद की बात करेंगे आप तो आज का जो मेरठ तथा उसके जो आसपास का क्षेत्र है, मेरठ, बदायूं, मेरठ हो गया, इसके अलावा फर्रुखाबाद, ये सब का जो क्षेत्र है वो समय के पंचाल महाजनपद के अंतर्गत आता था। और यहाँ पंचाल महाजनपद आपको याद होगा महाभारत कालीन द्रौपदी, जिन्हें पंचाली के नाम से जाना जाता था, वो यहीं के राजकुमारी थे, पंचाल देश की ही राजकुमारी थी। और महाभारत कालीन यहाँ के शासक पंचाल नरेश द्रुपद थे। पंचाल की 2 राजधानियाँ थी। उत्तरी पंचाल की राजधानी जो थी वह अहिछत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। इसके अलावा मथुरा महाजनपद की बात करें तो
सुरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी मथुरा थी, और महाभारत कालीन यहाँ का शासक कंस था। हालांकि श्री कृष्ण भी जो है मथुरा से संबद्ध रहे हैं। तो मथुरा महाजनपद, सुरसेन महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी, मथुरा थी। इसके अलावा कुरु महाजनपद की बात करेंगे तो दिल्ली तथा उसके आसपास का क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा के आसपास का क्षेत्र जो है प्राचीन काल में वह कुरु महाजनपद के नाम से जाना जाता था, जिसकी राजधानी जो थी वह इंद्रप्रस्थ थी। और इसका एक प्रमुख नगर जो था वह हस्तिनापुर था, जो महाभारत काल में युद्ध का एक प्रमुख स्थल था, हस्तिनापुर। और कुरु महाजनपद के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए जाने जाते थे। कुरु महाजनपद के लोग अपनी बुद्धि और बल के लिए आज भी वहाँ के लोग जाने जाते हैं, अपनी बुद्धि और बल के लिए। इसके अलावा अगर आप बात करें तो दो और महाजनपद थे, एक गंधार और दूसरा कम्बोज। गंधार महाजनपद की बात करें तो गंधार महाजनपद जो था वह महाजनपद आप देखेंगे तो इसकी राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला जो व्यापार और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। दुनिया का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था, और तक्षशिला को भरत के पुत्र राजा तक्ष के द्वारा बसाया गया था, जो हजारों वर्षों तक अपने आप को शिक्षा के लिए अपने अंदर जो है शिक्षा को उसने समाहित किया हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय से एक विद्वान वहाँ से जो है अध्ययन करके वहाँ से निकले। स्वयं जो है आचार्य चाणक्य वो तक्षशिला के ही आचार्य थे और तक्षशिला के ही वो विद्यार्थी भी रहे थे। इसके अलावा स्वयं जीवक जो चिकित्सा में जिसको महारत हासिल थी वह भी वहीं का जो है शिष्य था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राटों ने भी तक्षशिला से ही शिक्षा ग्रहण की थी। और जिसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला जिसकी राजधानी थी गंधार महाजनपद। और अगर आप देखेंगे तो गंधार महाजनपद की बात करेंगे तो यह शिक्षा के साथ साथ व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। इसके अलावा कम्बोज महाजनपद की बात करें तो इसकी राजधानी हाटक अथवा राजेपुर थी। और कम्बोज महाजनपद उच्च किस्म के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। उच्च किस्म के घोड़ों के आयात के लिए कम्बोज महाजनपद अत्यंत प्रसिद्ध था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।